गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पंकज कुमार बायोलॉजी क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास को लेके आया हूं। छोटा सा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस पार्ट में हम आपको पुष्प की संरचना, पुष्प में पाए जाने वाले नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें पुष्प की संरचना के बारे में आपको बता चुके हैं। हम बता चुके हैं कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के क्या कार्य होते हैं। तो अब इस पाठ को मैं शुरू करने से पहले पुष्प की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालते हैं पुष्प। तो पुष्प की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हम सबसे छोटी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, पुष्प पादपों का लैंगिक अंग होता है। ऐसे लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पुष्प के अंदर ही पादप के लैंगिक अंग अर्थात नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नंबर 2, पुष्प प्रहोतंत्र का रूपांतरण होता है। भाई इसे प्रहोतंत्र का रूपांतरण क्यों कहते हैं? जब पादप अपनी पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेता है तो पादप पर पाई जाने वाली पर्व और पर्व संधियां संघनित होकर पुष्प का निर्माण करती है। इस कारण हम पुष्प को प्रहोतंत्र का रूपांतरित रूप कह सकते हैं। तीसरी बात, पुष्प को लघु बीजाणुधारी पर्व भी कहते हैं। ये कुछ छोटी छोटी विशेषताएं। नंबर 1, पुष्प पादपों का लैंगिक अंग होता है क्योंकि नर और मादा जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प प्रहोतंत्र का रूपांतरित रूप माना जाता है क्योंकि जब पादप पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेता है तो पादप की पर्व और पर्व संधियां संघनित होकर पुष्प में बदल जाती हैं। पुष्प को लघु बीजाणुधारी पर्व भी कहते हैं, अर्थात इसी लघु बीजाणु पर्व के ऊपर पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प निर्माण होने के पश्चात नर युग्मोद्भिद की संरचना का विकास भी पुष्प के भागों में ही होता है। तो चलते हैं पुष्प की संरचना के बारे में बताने के लिए। तो अगला टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना का अध्ययन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसके बारे में परिचय बताना चाहूँगा कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। एक कोई भी पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित है उसकी संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं या किस रूप में वो नजर आते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में 4 चक्र या भाग भी कह सकते हैं, 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, बाह्य दल। नंबर 2, दलपुंज। नंबर 3, पुमंग। और नंबर 4 जायांग।
ये 4 भाग हमें पुष्प की संरचना में दिखाई देते हैं। चलो तो इन भागों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, किस किस रूप में होते हैं, किस प्रकार चक्कर के रूप में पाए जाते हैं। चलो, आपने गुलाब का फूल तो देखा होगा, सभी ने देखा है गुलाब का फूल। मैं आपको बता भी देता हूँ गुलाब के फूल की, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं गुलाब के लिए। गुलाब का फूल तो सभी ने देखा होगा, सुंदर भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है, कुछ भाग हरे रंग के भी दिखाई देते हैं। फिर फूल को खोलने पर छोटे छोटे बिंदी के समान संरचनाएं भी नजर आती है, सुगंध भी अच्छी आती है, इस कारण वो हमें पसंद भी आता है। तो इस पुष्प की संरचना में क्या ये चारों भाग हमें दिख सकते हैं, दिखाई देते हैं? चलो इन भागों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चारों भाग गुलाब के फूल में नजर आएंगे, चलो इसके बारे में देखते हैं। पुष्प का पहला भाग, बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? ये प्राय हरे रंग की संरचना होती है। इस प्रकार ये किसी भी पुष्प में आपको नजर आएंगे। बाह्य दल ये पुष्प का प्रथम चक्कर होता है, जो प्राय हरे रंग की छोटी छोटी पत्ती समान संरचनाओं में हमें नजर आता है। कार्य क्या करता है? चलो देखते हैं। ये हमारा गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल में नीचे की तरफ जो पहली हरे रंग की हमें पत्तियां सी नजर आ रही हैं, इसकी संख्या 4 या 5 हो सकती है। जो हरे रंग की संरचना नजर आ रही है, ये हरे रंग की संरचना प्रथम चक्कर के रूप में पाई जाती है। इस कारण इस संरचना को हम बाह्य दल कहते हैं। 4 हरे रंग की पत्तियों के रूप में हमें नजर आई। उसके बाद अब कार्य क्या करती है? ये कार्य करती है कि इसके ऊपर जितनी भी संरचनाएं, जो रंगीन भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को बांधे रखने का कार्य करती है। तो बाह्य दल के बारे में हम क्या बता सकते हैं? बाह्य दल पुष्प का प्रथम चक्कर होता है, जो प्राय हरे रंग की पंखुड़ियों के रूप में दिखाई देता है। ये प्राय दलपुंज या पंखुड़ियों को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, उन्हें गूंथ के रखता है, जोड़ के रखता है। क्लियर? बाह्य दल के बारे में। नंबर 2, दलपुंज। फिर दलपुंज क्या होगा? अब चलते हैं। 4 हरे रंग की पंखुड़ियों के ऊपर हमें रंगीन पंखुड़ियाँ बहुत सारी नज़र आती है, जो किसी पुष्प में लाल, पीली, गुलाबी, नीली हो सकती है। तो उन रंगीन पंखुड़ियों को हम कह सकते हैं दल। और बहुत सारी रंगीन पंखुड़ियाँ जब आपस में मिलती हैं तो वो कहलाएंगी दलपुंज। तो क्या होता है भाई ये दलपुंज? यह पुष्प का दूसरा चक्कर होता है। पुष्प का दूसरा चक्कर होता है। प्रथम चक्र बाह्य दल, दूसरा चक्र दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्कर होता है, जो प्राय रंगीन या रंग बिरंगी रंगीन पंखुड़ियों के रूप में हमें दिखाई देता है। रंगीन पंखुड़ियों के रूप में दिखाई देता है। बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि दलपुंज के कार्य बताइए। दलपुंज का क्या कार्य होता है? अब ये रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, रंगीन पंखुड़ियाँ होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रंगीन पंखुड़ियों और सुगंध के कारण ही कीट पुष्प पर आकर्षित होते हैं। तो दलपुंज का मुख्य कार्य है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना। कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, 2 बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हम पुष्प की पंखुड़ियों को हटा देते हैं, पुष्प की पंखुड़ियों को हटाने के देते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना सी नजर आएगी। इस प्रकार की संरचना नजर आती है, जो हमें तीसरे चक्कर में नजर आती है।
तो हम तीसरा जो टॉपिक लिखते हैं वो लिखते हैं पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर क्या होते हैं? पुष्प के नर जननांग पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर कहलाते हैं, जो संरचना रूप में 3 भागों में हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है, जिसके 3 भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नंबर 1 तंतु, नंबर 2 परागकोश और नंबर 3 योजी। ये 3 भाग हमें दिखाई देंगे। अब बात करते हैं नंबर 4। पुष्प की सारी पंखुड़ियां मैंने हटा दी, पुंकेसर को भी मैंने हटा दिया। अब पुष्प के मध्य भाग में इस प्रकार की हमें संरचना नजर आएगी, जिसका नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ होगा, मध्य से कुछ पिचका हुआ होगा और अग्र भाग पर कुछ चौड़ा होगा। तो इस भाग को हम कहते हैं चौथा चक्र, जो पादप का, जो पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। तो चौथा चक्कर आता है जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है? पुष्प का चौथा चक्कर होता है, जिसे मादा जनन अंग भी कहते हैं। इसकी संरचना में भी 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। अंतिम भाग जो फूला हुआ होता है वो कहलाता है अंडाशय। अंडाशय से ऊपर नली के समान छोटी पिचकी हुई संरचना सी होती है, जो कहलाती है वृत्तिका। अब वृत्तिका से ऊपर की ओर एक चौड़ी चपटी संरचना सी नजर आती है, वो कहलाती है वृत्तिकाग्र। क्लियर? तो ये थी पुष्प की संरचना और उसके भाग, जो हम पिछली वीडियो में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में नर युग्मोद्भिद की संरचना, मादा युग्मोद्भिद की संरचना पढ़ने से पहले कुछ परिचय से पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर युग्मोद्भिद के बारे में। ठीक है।